नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से इतिहास की व्याख्यान माला में आपके साथ नए प्रकरण के साथ जुड़ रहे हैं। आज का प्रकरण है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई और राष्ट्रीय स्वाधीनता का जो संघर्ष था वो कैसे आगे बढ़ा, उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। आपको मालूम है 1757 के बाद भारत पर अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चुकी थी और भारत के बहुत बड़े इलाके पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित हो चुका था। भारत के लोग ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए प्रयास भी कर रहे थे और उसको पूरी तरह से मुक्त प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ राजनीतिक संगठनों की भी स्थापना की थी जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी संस्था की स्थापना हो चुकी थी। ब्रिटिश शासन में सुधार करने, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की इच्छा से उन्होंने ऐसी राजनीतिक पार्टियों की स्थापना की और प्रयास चालू हो चुके थे। हम आपसे 1914 के बाद भारत की राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार के बदलाव हैं, इन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो चुकी थी और भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो प्रारंभ हो चुका था। किन 1885 से लेकर के 1914 जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी और इसी दौरान जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हो गया। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध रहा। इस दौरान भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई। विश्व युद्ध के कारण भारत, चूंकि अंग्रेजों का उपनिवेश था, इसलिए भारत को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। अंग्रेजों ने भारत को भी उसमें शामिल कर दिया और युद्ध के होने वाले खर्चों की वजह से ब्रिटिश सरकार को कर्ज लेने पड़े। ब्रिटिश सरकार के ऊपर कर्ज का भार बढ़ गया और उस युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए, कर्जों की अदायगी करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत पर नए कर लगाने पड़े। नए कर लगाए गए। सीमा शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी थी, अंग्रेजों ने सीमा शुल्क में बढ़ोतरी कर दी। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर यह आर्थिक प्रभाव पड़ा कि नए कर लागू कर दिए गए, सीमा शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई, आयकर लागू किया गया। इस प्रकार की नई इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर लागू कर दी। अब इसकी वजह से लोगों के ऊपर कर भार बढ़ा। राजनीतिक प्रभाव विश्व युद्ध का क्या पड़ा? चूंकि अंग्रेजों का शासन था भारत पर, इसलिए अंग्रेजों ने सेना में भारतीयों की जबरदस्ती, जबरन भर्ती, सेना में जबरन भर्ती, सेना में जबरन भर्ती प्रारंभ कर दी। भारतीय नवयुवकों को ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे जबरदस्ती सेना में भर्ती करते थे और उनको मोर्चों पर लड़ने के लिए भेजा जाने लगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और इस जनसंख्या का उपयोग ब्रिटिश सरकार सेना के रूप में करना चाहती थी। तो सेना में जबरन भर्ती चालू हो गई। इससे लोगों में आक्रोश था, आर्थिक नीतियों की वजह से लोगों में आक्रोश था। यही नहीं, इस दौरान
1918-19 और उसके बाद 1920 और 21, ये 2 ऐसे वर्ष थे जब भारत में बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो गई, खाद्यान्न का अभाव हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की चिंता नहीं की। खाद्यान्न संकट, इन 2 विशेष वर्षों में भारत में खाद्यान्न संकट था। सूखे की वजह से, अकाल की वजह से बहुत बड़ी जनसंख्या असमय मृत्यु का शिकार हो गई। 1920-21 का अकाल ऐसा था जिसमें लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। 1921 की जब जनगणना हुई तो उसमें 1921 में जनगणना वृद्धि ऋणात्मक रही, जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई। यह आधार वर्ष माना गया। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अकाल में मारे जा चुके थे। ब्रिटिश सरकार, जिसको कि राजनीतिक प्रशासन संचालित करना था, वो उदासीन थी। वो युद्ध और दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने के बाद उसने भारत के कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अकाल पड़े तो न भारतीयों की राहत के लिए कोई प्रयास किए गए, भारतीय जनसंख्या को मरने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में भारतीयों का आक्रोश ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ना स्वाभाविक था। अब ऐसे हालात में, जब विश्व युद्ध के हालात थे, ऐसे हालात के बीच 1915 में जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, ये उस तिथि है जब महात्मा गांधी जी स्वदेश वापस लौटे। महात्मा गांधी का स्वदेश आगमन हुआ। दक्षिण अफ्रीका से, गांधी जी से पहले दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका से वो स्वदेश आए। ध्यान दीजिए, विश्व युद्ध का समय चल रहा था और इसी बीच भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गांधी का आगमन होता है। गांधी को दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के खिलाफ काले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए गांधी का स्वागत भारत में एक नायक के रूप में किया गया। लोग ये उम्मीद लगा बैठे कि जिस प्रकार गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को उनके अधिकार दिलाने में सफलता प्राप्त की है, ऐसा चमत्कार वो भारत में भी कर सकते हैं। तो गांधी जी को भारतीय जनता ने हाथों हाथ लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में विशेष 2 चीजों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा, विश्व के लिए ये 2 नए तरीके थे, इनकी इजाद उन्होंने की थी। सत्याग्रह मतलब सत्य के ऊपर आग्रह करना, सही बात के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, लेकिन किस तरह? अहिंसक। उनका कहना था कि हम अपने अधिकारों के लिए अहिंसक रूप से संघर्ष करें और जो दमन करने वाला है या जो सरकार है, जो हमारे अधिकारों को नहीं दे रही है, हम उसे बाध्य कर दें और जब तक हमारे अधिकार नहीं प्राप्त होते उनके लिए हम संघर्ष करते रहे। लेकिन संघर्ष का जो रास्ता उन्होंने चुना, जो अख्तियार किया, वो था अहिंसात्मक मार्ग। तो सत्याग्रह और अहिंसा, ये 2 ऐसे नए तरीके उन्होंने इजाद किए थे और इन्हीं तरीकों पर चल करके उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त की थी। तो लोग सोचते थे कि गांधी के नेतृत्व में इन 2 तरीकों से भारत में भी कुछ नया चमत्कार हो सकता है। गांधी जी आए और गांधी जी का एक बड़े महानायक के रूप में भारत में स्वागत किया गया। जो चल रहा स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें गांधी जी भी शामिल हो गए। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु गांधी जी ने बनाया। ये राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। गांधी जी को उन्होंने भारतीय राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को समझने के लिए कहा। गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देश पर गांधी जी पूरे भारत यात्रा पर गए।
क्योंकि गांधी जी को भारत से गए हुए काफ़ी लंबा अरसा हो चुका था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उन्हें निर्देशित किया कि आप भारत को जानो, और इसके लिए गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत की यात्रा की, जिससे वो भारत को जान सकें। भारत की जो वास्तविक स्थिति है, ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, उसकी सह पहचान हो सके, गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत की यात्रा की। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रथम प्रवेश लखनऊ अधिवेशन से हुआ। गांधी जी भारतीय राजनीति में किस कार्यक्रम से शामिल हुए? वो था लखनऊ अधिवेशन। 1916 में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में था। अंबिकाचरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी ने पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लिया और कांग्रेस की इन्होंने सदस्यता ली। 1916 से विधिवत रूप से गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन हो गया। ओके, अब 1916 के बाद का जो भारतीय राजनीतिक संघर्ष का समय है वो इसीलिए गांधी युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अब राजनीतिक घटनाएं गांधी के इर्द गिर्द मरा रही थी। गांधी जी की हाथ में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की बागडोर आ चुकी थी। गांधी जी को नेतृत्व मिल गया और गांधी जी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शिरकत की और कांग्रेस की विधिवत सदस्यता ले ली। यहीं उन्हें राजकुमार शुक्ला, जो बिहार से संबंधित थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए, चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर चंपारण गए और गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह जो किया गया वो चंपारण सत्याग्रह था। आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या था और किस कारण चंपारण सत्याग्रह किया गया। गांधी जी चंपारण है उत्तरी बिहार में, नेपाल की तराई में चंपारण, जिसको आज अगर आप देखेंगे भारतीय मानचित्र में तो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में चंपारण है। तो चंपारण जो क्षेत्र था वो नील की खेती के लिए जाना जाता था। यहाँ नील की खेती होती थी और नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनकी बहुत दुर्दशा थी। राजकुमार शुक्ला ने इसीलिए गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि निलहे कृषकों के ऊपर ब्रिटिश सरकार बहुत जुल्म ढा रही थी। नील की खेती अंग्रेज सरकार जो थी, जो अंग्रेज थे, वो नील की खेती इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि ब्रिटेन स्थित जो सूती वस्त्र उद्योग था, नील उसमें काम आती थी और नील ब्रिटेन में पैदा नहीं हो सकती थी। उसके लिए जलवायु भारत में अनुकूल थी और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जो इलाके थे, जो गर्म जलवायु वाले इलाके थे, वहां नील की खेती अच्छी होती थी। तो जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। जबरन नील की खेती उनको करने के लिए बाध्य किया जाता था। जबरन कृषि नील की करने के लिए उनको बाध्य करते थे और जो उपज होती थी उसका मूल्य भी कम, उपज का मूल्य भी कम होता था। ऐसे हालात में किसान नील की खेती करने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो उनके ऊपर दबाव डाला जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा भूमि पर नील की खेती करें, फिर जो तैयार माल होता था उसका मूल्य भी कम दिया जाता था। तो एक प्रकार से घाटे का सौदा था। इसलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे और ब्रिटिश सरकार उन पर दबाव बना रही थी। गांधी जी गए और गांधी जी ने वहां नील के किसानों के लिए, जो निलहे कृषक थे,
निलहे कृषकों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि गांधी जी चंपारण को तुरंत छोड़ दें, चले जाएं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नील के किसानों की समस्या को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह किया। यह पहला सत्याग्रह था। 1917 में नील की किसानों के लिए यह आंदोलन किया गया, चंपारण आंदोलन। किसी पुस्तक में अगर 1916 है तो उसे आप करेक्ट करिएगा, ईयर 1917 है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया और अंत में गांधी जी और किसानों की मांग पर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और ब्रिटिश सरकार ने नील के किसानों के जो कृषि उपज का मूल्य था, इसमें मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए वो राजी हो गई। गांधी जी के प्रयासों का यह परिणाम हुआ कि जो नील का मूल्य था उसमें बढ़ोतरी हो गई और नील के किसानों को जो कृषि क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र में भी छूट मिली। कृषि क्षेत्र में भी उनको छूट दी गई। तो दो राहत नील के किसानों को मिली। एक तो उनको अपनी कुछ जो अतिरिक्त जो भूमि थी, जिसके ऊपर वो अपनी दूसरी खाद्यान्न फसलें उगा सकते थे, उसको करने की छूट दी गई और उपज के मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई। यह गांधी जी की पहली सफलता थी और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। किसान जो नील की खेती करते थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गांधी को हाथों हाथ ले लिया। किसान गांधी जी का समर्थक बन गया। यहीं से वो यात्रा चालू होती है जो एक गांधी को नायक से महानायक की ओर ले जाती है। दूसरा जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया, पहला सत्याग्रह चंपारण, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। यह भी किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ था और खेड़ा है गुजरात राज्य में। गुजरात में अकाल का दौर था। यह वर्ष है 1918। 1918 में गुजरात में अकाल पड़ा हुआ था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार गुजरात के किसानों से लगान की वसूली पर जोर दे रही थी। किसान चाहते थे कि हाल फिलहाल जब तक अकाल है लगान की वसूली रोक दी जाए, लेकिन जो कर अधिकारी थे वो किसानों से लगान की वसूली पर जोर दे रहे थे, दबाव बना रहे थे। फलस्वरूप खेड़ा के किसानों ने लगान को लेकर के, लगान न देने को लेकर के उन्होंने आंदोलन कर दिया। गांधी जी का जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया और इसमें गांधी जी का भी साथ मिला। गांधी जी ने इसको समर्थन दिया और गांधी के समर्थन से ब्रिटिश सरकार को यहां भी झुकना पड़ा। हाल फिलहाल जब तक अकाल था लगान की वसूली पर रोक लग गई। अकाल के दौरान, अकाल तक लगान जो वसूली की जा रही थी उस पर रोक लग गई। तो ये गांधी को दूसरी सफलता मिली। ये भी अहिंसात्मक तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई और खेड़ा के किसानों को यह राहत मिली कि उन्हें लगान देने पर राहत मिल गई। ये दूसरी सफलता थी। अब गांधी के साथ किसानों का एक बड़ा वर्ग गांधी को अपना नायक मान रहा था, उनके साथ चल रहा था। तीसरा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया, तीसरा सत्याग्रह, वो था अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन, मिल मजदूरों का आंदोलन वर्ष है 1918। ओके, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। बहुत सी सूती मिलें थी और इन सूती मिलों में काम करने वाले जो लोग थे उनका वेतन बहुत ज़्यादा नहीं था, वेतन बहुत कम होता था। प्रायः सूती मिल के मालिक अंग्रेज अधिकारी या भारतीय जो उद्यमी थे वो थे और ऐसे पूंजीपति मजदूरों को वेतन कम करते थे। उस समय सूती मिल के जो मजदूर थे उनको एक प्लेग बोनस दिया जाता था।
प्लेग एक महामारी थी। प्लेग की बीमारी की वजह से मजदूरों को एक प्लेग बोनस दिया जाता था। ये जो प्लेग बोनस था, मजदूरों की जो वेतन की राशि थी उसमें थोड़ी ही वृद्धि करता था, थोड़ी ही बढ़ोतरी करता था। किंतु विश्व युद्ध के दौरान मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने से इंकार कर दिया। मिल मालिकों और मजदूरों के बीच जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वो कैसे प्रारंभ हुआ कि मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देने से इंकार कर दिया। अच्छा, इस दौरान विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 के बीच युद्ध के कारणों से सामानों की कीमतें, खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ चुकी थी। 1918-19 में अकाल पड़ने से और भी कीमतें बढ़ चुकी थी। खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ चुकी थी। मजदूरों की तनख्वाह जो मिल भी रहा था प्लेग बोनस जैसा, वो भी काट दिया गया, उसकी कटौती हो गई। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई कि उनको जो दिया जाने वाला प्लेग बोनस है वो काटा न जाए, क्योंकि ऑलरेडी खाद्यान्न की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और उनकी तनख्वाह उनकी गृहस्थी चलाने के लिए नाकाफी है। इसलिए मजदूर आंदोलन पर उतरे। मिल मालिकों ने उनको प्लेग 20% प्लेग बोनस देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम 20% प्लेग बोनस दे सकते हैं, इससे अतिरिक्त नहीं। अगर मिल वर्कर काम पे नहीं लौटते तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा। जब मिल मजदूरों को यह पता लगा तो उस मिल मजदूर आंदोलन पर बैठ गए। गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्या को गंभीरता से लिया, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया। कई मिल मजदूर गांधी जी से परिचित थे और इस वजह से गांधी जी ने इन मिल मजदूरों के आंदोलन में भाग लिया स्वयं, और गांधी जी स्वयं हड़ताल पर बैठ गए, स्वयं अनशन उन्होंने कर दिया। अंततः मिल मालिकों को गांधी जी के साथ और मजदूरों के साथ समझौता करने पर बाध्य होना पड़ा और उन्होंने मजदूरों के वेतन में 35% की बढ़ोतरी 35% की बढ़ोतरी करने पर राजी हो गए। तो जो मिल वर्कर थे उनकी तनख्वाहें, उनका वेतन 35% बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी थी, मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर के आई। तो अब गांधी जी को किसानों का ही नहीं, जो मिल वर्कर्स थे उनका भी सहयोग मिल गया। गांधी जी के साथ भारत के मजदूर, भारत के किसान सब थे। एक बहुत बड़ा वर्ग गांधी का समर्थक बन गया और गांधी को उन्होंने हाथों हाथ ले लिया। इस तरह गांधी जी के द्वारा किए गए 3 जो सत्याग्रह थे, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था, तीनों बहुत ही कामयाब रहे। इसी दौरान 1918 में विश्व युद्ध समाप्त होता है और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो क्या बदलाव था, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए उसे हम देखते हैं। 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो विश्व युद्ध में जो 2 गुट थे, उन दोनों गुटों में जीत किसकी हुई? जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इनका गुट था। जो त्रिगुट था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, उसके साथ लड़ने वाला टर्की, उसकी पराजय हो चुकी थी। त्रिगुट की पराजय हो चुकी थी और त्रिराष्ट्र जीत चुके थे। ऐसी स्थिति में टर्की का जो खलीफा था, टर्की के शासक को खलीफा कहते थे। टर्की युद्ध में हारा हुआ देश था, अतः इसके साथ जो संधि की गई, टर्की के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन 3 देशों की जो संधि हुई, सेब्रे की संधि, इस सेब्रे की संधि के द्वारा टर्की के खलीफा का पद
समाप्त कर दिया गया। टर्की को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में विभाजन कर लिया। टर्की ब्रिटेन और फ्रांस के बीच विभाजित कर दी गई। खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। खलीफा को गद्दी से हटा दिया गया। तो जो टर्की के साथ सेब्रे की संधि में शर्तें हुई वो टर्की के बिल्कुल विरुद्ध थी, और खलीफा जो था वो इस्लाम धर्म का राजनैतिक और साथ साथ धार्मिक प्रधान होता था। उस सारे संसार के जो इस्लाम धर्म के समर्थक थे उनका धार्मिक प्रधान भी होता था। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ सारे संसार के जो मुसलमान थे, सारे संसार के इस्लाम के समर्थक थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। यहां इस बात को ध्यान रखना कि इस्लाम के लोग जो थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले, वो इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, ब्रिटेन के विरुद्ध हो गए या फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने टर्की के खलीफा को उनके पद से हटा दिया था, उसका साम्राज्य छीन लिया था, उसके साम्राज्य को इन लोगों ने आपस में बांट लिया था। यह एक प्रकार से टर्की और खलीफा का दोनों का बड़ा अपमान था। इसलिए सारे संसार के इस्लाम धर्म के लोग इन शक्तियों के विरुद्ध हो गए। ओके, ये विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरा, जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी एक बड़े नेता थे और भारतीय जनता उनके प्रभाव में थी। उस समय युद्ध के दौरान ब्रिटेन को सैनिकों की आवश्यकता थी। ब्रिटेन सैनिक चाहता था युद्ध के लिए। अतः ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से कहा कि अगर भारतीय विश्व युद्ध में उन्हें साथ देंगे तो युद्ध के पश्चात वो भारतीयों को स्वराज्य देंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों के इस वायदे को मानते हुए भारतीय सैनिकों से ब्रिटेन का साथ देने के लिए कहा, और गांधी की अपील पर, गांधी जी के कहने पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सेना में शामिल हुए और उन्होंने ब्रिटेन के सैनिक के रूप में युद्ध में भूमिका निभाई। बहुत बड़ी संख्या में लोग भर्ती हुए और सेना में जाकर के उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया। संयोगवश ब्रिटेन को सफलता भी मिली। लेकिन ब्रिटेन ने जो स्वराज्य देने का दावा किया था, स्वराज्य देने का वायदा था उसका, ब्रिटेन का, ब्रिटेन 1918 में जब युद्ध में विजयी होता है तो उसने स्वराज देने से इंकार कर दिया। ध्यान दीजिए, ब्रिटेन ने जो स्वराज देने का वादा किया था वो उस वादे से मुकर गया। यह एक प्रकार से भारतीयों के साथ, गांधी जी के साथ एक ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी थी। इसलिए सारे भारतीय, गांधी जी सहित सभी लोग नाराज थे। ब्रिटिश सरकार ने चूंकि वादा पूरा नहीं किया था, इसलिए भारतीय नाराज थे, गांधी जी नाराज थे, भारत में रहने वाले इस्लाम धर्म के लोग भी नाराज थे। क्यों? क्योंकि खलीफा के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, खलीफा का पद छीना गया था। ओके, ऐसे हालात में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों में बढ़ रहे जनाक्रोश को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर एक सख्त कानून लागू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की भावना को नहीं समझा, उनको उनकी मदद के लिए कुछ देने से तो रहे और उनको दमन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। भारतीयों में बढ़ रहे गुस्से को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। 1919 में यह कानून बनकर के तैयार हुआ। मार्च 1919 में इसको लागू किया गया। यह एक ऐसा कानून था जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों का दमन करने के लिए बनाया गया था। और इसका रॉलेट एक्ट नाम क्यों पड़ा? इसके बनाने वाले थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट इसके बनाने वाले थे, इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या प्रावधान था? देखिए,
जो रॉलेट एक्ट बना, रॉलेट एक्ट भारतीयों के बढ़ रहे आक्रोश को दबाने के लिए बनाया गया था। तो इस एक्ट में यह प्रावधान था कि शंका के आधार पर किसी भी भारतीय की गिरफ्तारी, कोई भी भारतीय अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल है, मात्र शंका हो जाए तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में रखा जा सकता है। बिना मुकदमा चलाए उसको जेल हो सकती है। वैसे क्या होता है कि कोई अपराधी होता है तो उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है, किंतु यह ऐसा खतरनाक कानून था जिसमें कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, और इसीलिए इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। इसीलिए इसको काला कानून कहा गया, क्योंकि यहां एक्यूज्ड को, जो दोषी है, उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसा खतरनाक कानून अंग्रेजों ने मार्च 1919 में लागू कर दिया। भारतीयों का जो गुस्सा था और भी बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि उन्हें दबाया जा रहा है। जब ऐसा कानून लागू किया जाना था तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कानून बनाने का काम करती थी, ब्रिटिश सरकार की संस्था थी, उसमें भारतीयों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन भारतीयों के विरोध के बावजूद भी यह कानून लागू कर दिया गया और शीघ्रता से पास कर दिया गया। अब इस कानून के लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने एक नागरिक सत्याग्रह प्रारंभ करने का उन्होंने लोगों से आह्वान किया। गांधी ने कहा कि 6 अप्रैल को पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया जाएगा। गांधी जी चूंकि एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में उभर चुके थे, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दिल्ली और पंजाब जाने पर रोक लगा दी। पूरे देश में मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग सब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो चुके थे। रेलवे वर्कशॉप में हड़ताल हो गई। अंग्रेजों को लगा कि रेलवे और दूरसंचार जो व्यवस्था है, टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था, जिससे उनको सूचनाएं मिलती हैं, कहीं इस क्षेत्र में अगर हड़ताल हो गई तो भारत का शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सख्ती से भारतीयों के आक्रोश का दमन करने के लिए जगह जगह पर सैनिक शासन, मार्शल लॉ लागू कर दिया। खास करके इस कानून का विरोध पंजाब और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग अंग्रेजों के साथ विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में लड़ने गए थे, तो उनको तो आशा थी कि उन्हें स्वराज्य मिलेगा, और मिला रॉलेट एक्ट जैसा खतरनाक कानून। इसलिए वहां ज्यादा प्रतिक्रिया देखने को मिली। अमृतसर में दंगे चालू हो गए, लोगों ने आंदोलन करना चालू कर दिया। अमृतसर के 2 बड़े नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू, सर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये 2 बड़े पंजाब प्रांत के नेता थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के लिए जब लोगों ने आंदोलन किया तो अमृतसर में 10 अप्रैल को गोली चला दी गई भीड़ पर। आंदोलन और बढ़ गया। रेलवे, डाकघरों, इनके ऊपर लोगों ने पथराव करना चालू कर दिया, आगजनी करना चालू कर दिया, और अमृतसर में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल ओडायर जो था,
उसके हाथ में कानून व्यवस्था दे दी गई। 10 अप्रैल के बाद अमृतसर की स्थिति बहुत बिगड़ गई। जनरल ओडायर को अमृतसर की कमान सौंप दी गई। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। ये दोनों बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और इन दोनों नेताओं की रिहाई की मांग लोग कर रहे थे। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। इस दिन पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा पर्व होता है, किसानों का विशेष करके। जो आसपास के किसान थे जिनको ये पता भी नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लागू है, वो लोग जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, जो सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है, इस सिख गुरुद्वारे में वो प्रार्थना करने के लिए आ रखे थे। सिख गुरुद्वारे में बहुत से आसपास के लोगों की भीड़ भी थी जो बैसाखी पर्व पर अपनी पूजा प्रार्थना के लिए एकत्रित थी। स्वर्ण मंदिर के पास में ही जलियांवाला बाग नाम का स्थान है। जलियांवाला बाग नाम के स्थान पर इन दोनों नेताओं डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है और पवित्र सिख गुरुद्वारा जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास है, वहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। वो जनसभा शांतिपूर्ण ढंग से अपना वो विरोध व्यक्त कर रही थी और इन नेताओं की रिहाई की मांग कर रही थी। ऐसी स्थिति में जनरल ओडायर अपनी सैनिकों के साथ आया और उसने उस बाग से जो निकलने वाला रास्ता था जिसकी चौड़ाई केवल 7.5 फीट थी, उस रास्ते पर उसने अपनी टैंक्स और अपनी सेना को लगा दिया और भीड़ के ऊपर उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। एक ऐसी भीड़ जो अहिंसक थी, जो निहत्थी थी, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही थी, जनसभा कर रही थी, उसके ऊपर गोली चला दी गई और इस गोली कांड में लगभग 1000 लोग मारे गए। जो भारतीय रिपोर्ट है उसके अनुसार 1000, और इस हत्याकांड की जांच करने के लिए नियुक्त एक सरकारी आयोग था, हंटर आयोग। उसने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसने कहा कि 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। इन मरने वालों में, घायल लोगों में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां सभी थे। जो गुरुद्वारे में आ रखे थे वो लोग भी उसके शिकार हो गए। लगभग 1000 लोग मारे गए, जो सरकारी रिपोर्ट्स के अन्यत्र रिपोर्ट हैं उनका कहना यह है। तो इस तरह एक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। वो चारों ओर से बंद जगह थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे लेकिन उनको कहीं रास्ता नहीं था। बाग के बीच एक कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े और देखते देखते कुआं लाशों से पट गया। एक ऐसा नृशंस हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया जिससे मानवता कराह उठी। जब इस घटना का समाचार अमृतसर के बाहर फैला तो पूरे पंजाब में जगह जगह दंगे चालू हो गए। सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यहां तक कि पंजाब के गुजरांवाला क्षेत्र में इतना बड़े पैमाने पर दंगे चालू हो गए कि ब्रिटिश सरकार को हवाई जहाज से बम गिराने पड़े आंदोलन को दबाने के लिए। इस घटना की विभत्सता को आप समझ सकते हैं। पूरे पंजाब में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। जनरल ओडायर को वापस बुलाया गया, उसके ऊपर मुकदमा चला करके उसको बरी भी कर दिया गया। लेकिन यह घटना ऐसी थी जिसका परिणाम ब्रिटिश सरकार को बहुत दिन तक देखने को आया और इस घटना के फलस्वरूप पूरे भारत में एक राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का जो संचार हुआ, जिसने पूरे भारतीय लोगों को एकजुट कर दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तैयार करके उनको एकजुट करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने में इस घटना ने एक बहुत बड़ी भागीदारी की। ये घटना थी ऐसी
ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और नृशंसता की कहानी थी। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही ब्रिटिश सरकार का विरोध रुकने वाला नहीं था। यह घटना तो थी टर्की के खलीफा को जो हटा दिया गया था, उसका राज छीना गया था। मुसलमानों में और भारतीय मुसलमानों में विशेष करके आक्रोश था। ऐसी स्थिति में आइए देखते हैं कि उस घटना का भी प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या पड़ा। जो खलीफा था, खलीफा का पद छीन लिया गया था, इसलिए सारे संसार के मुसलमान खलीफा को अपने पद पर पुनर्स्थापित देखना चाहते थे, खलीफा का राज वापस चाहते थे। भारत में भी खलीफा के राज्य की वापसी के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया 1919 में, और इस आंदोलन के संगठन करने वाले थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। दोनों भाई थे, इसलिए इनको अली बंधु भी कहते हैं। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली या अली बंधु। इन्होंने खलीफा के पद को पुनर्स्थापित करना, उसका राज्य वापस लौटाना, इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। इस आंदोलन को गांधी जी ने भी समर्थन दिया। गांधी जी ने कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ 1920 में, सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में गांधी जी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस आने वाले समय में एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन करेगी, असहयोग आंदोलन, जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। और उस आंदोलन में दो मुख्य मुद्दे रहेंगे, एक तो स्वराज्य दिया जाए, दूसरा खलीफा का पद वापस किया जाए। तो गांधी जी चाहते थे कि रॉलेट एक्ट के बाद भारतीय राष्ट्रवाद को और मजबूत बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए अगर कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन दे देती है तो ऐसी स्थिति में भारत में राष्ट्रवाद और भी मजबूत हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो जाएगी और हिंदू मुसलमान को पास लाना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने कर दिया। कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव भी पारित हो गया कि भविष्य में एक असहयोग आंदोलन किया जाएगा जो संपूर्ण भारतवर्ष के स्तर पर चालू किया जाएगा, और उसकी मांग खिलाफत आंदोलन की जो मांग है, खलीफा का पद वापस लौटाना और स्वराज, ये मुख्य होगी। और इस प्रस्ताव को जो कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था, दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में मंजूरी मिल गई। जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में इसको मंजूरी दे दी गई, और इस तरह से इस अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने पर मोहर लग गई। कांग्रेस ने निश्चित कर लिया कि जनवरी 1921 से वो अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन प्रारंभ करेगी, और वो आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन, जिसकी चर्चा हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मित्रों, भारत में राष्ट्रवाद के जो प्रकरण आपने पढ़े, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद के मजदूरों का आंदोलन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, इन प्रकरण के साथ मजबूत होता भारत में राष्ट्रवाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वो आधार देता है जिस पर आगे चल करके भारतीय स्वाधीनता का समर लड़ा गया, भारत को आज़ादी मिली। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाते हुए सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।